जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 2 अगस्त 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। यहाँ पर आपकी जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओई, आरओबी, ईओ, यूपीडब्ल्यूएससी एग्जाम और इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है कि आप इस कोर्सेज को ज्वाइन करें अगर आपको प्रॉपर तैयारी करके सिलेक्शन चाहिए तो। हर साल हमारे कोर्सेज को अपडेट जो है वो किया जाता है और लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए हम लोग तैयारी करवाते हैं। तो बहुत अच्छे से आप जो है वो अपनी तैयारी जो है वो करिए और अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए। जो नए स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को चेक कर लीजिए, सब्सक्राइब किया है कि नहीं, नहीं किया तो कर लो, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की अपडेट्स आपको मिलती हैं। और ये है टॉपिक्स आज की जिनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक्स को ध्यान से सुनना है आपको और जो चीज बोलूंगा वो चीज नोट डाउन करना है। प्रीति मिश्रा सर, आप कल के लेक्चर में रिप्लाई नहीं किए थे न्यूज़पेपर को भी। अच्छा, ओ सॉरी 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 प्रीति जी। हाँ यार, न्यूज़पेपर रीड करने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम पूरी चीज आपकी कवर करा ही देते हैं, तो अलग से आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स है सब आपको यहाँ पर मिल जाती है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और हाँ यार, गाइड तो मैं करता रहूंगा आप लोगों को, क्योंकि मैं हूँ ही इसलिए। क्या होता है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी में लोग भटक जाते हैं रास्ता बहुत जल्दी, तो मेरा काम रहता है कि रोज जो है वो आपको थोड़ा थोड़ा टोचन देते रहना कि भटको नहीं जिससे। बहुत बढ़िया दीपशिखा। प्रणव, वेरी गुड, आपने कोर्स जो है वो परचेज कर लिया है और 2026 की आप तैयारी कर रहे हो। हाँ, पुरानी क्लासेस भी करनी पड़ेगी, पुरानी क्लासेस के नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। आप जहाँ जहाँ पर आपने कोर्स जो है वो ज्वाइन किया है, तो हमारे जो ऑफिशियल नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर लो, तो आपको पुराने पीडीएफ्स भी रहे मिल जाएगी, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि करंट अफेयर्स एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर से ही रिलेटेड जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज, जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन से लेकर पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स तो आपको रेडी रखना है। तो 2026 में अगर आप एग्जाम जो है वो दे रहे हो, तो ये मान के चलो कि 2024 जुलाई से आपके करंट अफेयर जो है वो रेडी होना चाहिए। ठीक है। और किसके आंसर्स आए भाई? और प्रणव, ऐसी रेगुलर आंसर्स भी देना शुरू करो क्लासेस में। आयुषी सिंह, वेरी गुड। कुशल सिंगल, गोल्डी एलेक्स, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। आयुष गुप्ता, अच्छा ठीक है। चलिए भैया, स्टार्ट करते हैं फाइनली हमारे टॉपिक को। तो हम जो बात करेंगे एक रीसेंट और इंपॉर्टेंट नेचुरल डिजास्टर के बारे में, जिसमें रशिया का एक क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, पेनिनसुला। कभी कभी क्वेश्चन ये आ सकता है कि अ, ये पेनिनसुला का नाम जो है वो लिख लो, काम चाटका, काम चटका। तो ये रशिया का जो है वो पेनिनसुला है, ये चीज नोट डाउन कर लो। ये आपसे प्रीलिम से पूछा जा सकता है कि ये मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट पेयर में ही आ सकता है। काम चाटका प्रायद्वीप। तो यहाँ पे भैया भूकंप का झटका आया है, और झटका नहीं है तो तबाही मच गई है। 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप यहाँ पर देखने को मिला। और अर्थक्वेक से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको जो है पता होनी चाहिए। मैंने कल भी आपको बोला था अर्थक्वेक के टॉपिक को रिवाइज कर लो, जो ऑलरेडी कोर्सेज में है। अगर आपने पढ़ लिया है तो नहीं पढ़ा है तो आप ये इंश्योर करो कि अर्थक्वेक का टॉपिक आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा, हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि अकाउंटेबल भैया आपको बनना पड़ेगा। अगर आप अकाउंटेबल नहीं बनोगे तो काम नहीं बनेगा। आपने अगर कोर्स ज्वाइन किया है तो यू हैव टू बी अकाउंटेबल। आपको पूछना पड़ेगा कि भाई ये टॉपिक नहीं हुआ क्या, कब होगा। हाँ, किसी को परेशान बस मत करना, नहीं तो भाई आपके कोर्स के शेड्यूल में वो टॉपिक है, हो ही जाएगा जब एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाए। और उस दौरान अगर कोई चीज कंप्लीट नहीं हुई है, जो मैं आपको बताता हूँ करंट अफेयर्स में कि भाई ये चीज जरूरी है, तो आपको जनरल स्टडीज के टीचर का जो है वो सर खा जाना है ना, मेरा कोई नहीं खाएगा। ये चीज याद रहे, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ है क्योंकि मैं पहली बात तो मैं टीचर हुई नहीं आप लोगों का, मैं गाइड हूँ, सिर्फ मैं आपको गाइड करता हूँ। नेक्स्ट, प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रशिया में ये झटके जो है फील हुए हैं 30 जुलाई 2025 को। रशिया के इस क्षेत्र में 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया,
दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक में से एक है ये। इस भूकंप ने नॉर्थ पैसिफिक रीजन में सुनामी जनरेट कर दी, जिसका इंपैक्ट रशिया, जापान, अलास्का, हवाई, ईस्टर्न चाइना, पेरू, इन सब के कोस्ट में देखा गया। तो मैप में देखो भैया इन पूरी चीजों को, लोकेशंस को, इंपॉर्टेंट है। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना सिर्फ ये वाली चीज थी। दो नेक्स्ट, आपको पता है कि वेव्स की हाइट जो थी इस भूकंप में 5 मीटर बताया जा रहा है भैया, 5 मीटर तक की हाइट, लिखना नहीं है। अब ऑब्वियसली बात, इतना बड़ा झटका था तो सुनामी वेव्स तो होंगी होंगी। हाउएवर कोई भी मेजर कैजुअलिटी रिपोर्ट जो है वो नहीं हुई है, लेकिन प्रिकॉशनरी सुनामी अलर्ट जो है वो जारी कर दिए गए। अब सुनामी क्या होती है, ये कंसेप्ट्स मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को ऑलरेडी पढ़ते हो, इसके बारे में लिखना भी नहीं है आपको। यहाँ पर करंट अफेयर्स में नोट्स नहीं बनाने हैं, जितना मैं बोलूंगा सिर्फ उतने बनाने हैं। सुनामी से रिलेटेड नोट्स आपके जीएस में बन जाते हैं। तो सुनामी एक हाई एनर्जी सी वेव होती है जो सडन डिस्टर्बेंस से होती है, जैसे पानी के नीचे अर्थक्वेक आ गया, या वोल्केनो फट गया, या लैंडस्लाइड हो गया। अब इनकी स्पीड ओशियन में 900 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है, और तट पे आते आते ही वेव्स की हाइट जो है वो बढ़ जाती है और मैसिव डिस्ट्रक्शन जो है वो करती है। कामचटक या कामचटका जो है, इसका अर्थक्वेक के टाइम ओशियन फ्लोर्स का मैसिव वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि ओशियन का फ्लोर जो है वो ऊपर नीचे खिसक गया, और जिससे फिर ये लॉन्ग वेवलेंथ जो है वो जनरेट होती है। अब ड्रॉबैक इफेक्ट भी जो है वो देखा गया। आपको पता नहीं ड्रॉबैक इफेक्ट जो है वो क्या होता है, ये तीसरा वाला पॉइंट पढ़ो। इसमें पहले पानी वापस चला जाता है, लोगों को लगता है वाह पानी पीछे कैसे चला गया, बट ये बात आप जानते हैं, एनसीईआरटी में आपने देखा हो, एक बच्ची की तस्वीर भी होगी, और उस बच्ची ने एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ा था, तो इसलिए उसकी न्यूज में भी आई थी बात है कि इस बच्ची ने जो है अलर्ट कर दिया कि भागो यहाँ से, अर्थक्वेक आने वाला है। दूसरे लोग बोलने लगे कि अरे वाह ये क्या हो गया, लोग और पास में चले गए उसके। भाई समुद्र का पानी एकदम से पीछे गया, तो लोगों ने बोला अरे वाह ये क्या चमत्कार हो गया, लोग उस पानी को देखने के लिए और आगे तक बढ़ गए, बल्कि उल्टा उन्हें पीछे की तरफ जाना चाहिए, वो पानी की तरफ और चले गए, निपट गए। तो ये जिसमें ये होता है ड्रॉबैक इफेक्ट, तो ये टर्म थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ड्रॉबैक इफेक्ट। इसमें पानी पहले वापस चला जाता है और लोग समझते हैं कि टाइड कम हो रही है। अब ये सुनामी का संकेत होता है, डेंजरस सिग्नल होता है सबसे। तो जब भी पानी पीछे जाए तो समझ लो भाई पानी की तरफ नहीं भागना है, पानी से दूर भागना है, वही फुल स्पीड में, नहीं तो बैंड ही बच जाएगी। यार बाप रे कौन सा कीड़ा आ गया, भगवान जाने कौन सा कीड़ा, तेरी तो कोई कीड़ा है भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, पता नहीं कौन सा कीड़ा उड़ता हुआ आ गया यार मेरे रूम में। अच्छा हुआ आज तो अब मैंने कैमरा जो है वो बंद करके रखा हुआ है, नहीं तो अभी आपको मजा आ जाता। ऐसा चमका हो ना, मैं एकदम आके मेरी नाक पे बैठ गया था, पता नहीं कहाँ चला गया, वो बड़ा सा है भाई, पता नहीं कौन सा मॉस्किटो है, आई डोंट नो। सो इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर ने कंफर्म किया कि इंडिया के कोस्ट को कोई डेंजर नहीं है। ठीक है, इनकॉइस जैसे ऑर्गेनाइजेशन डीप ओशियन, बुआई डार्ट सिस्टम और कोस्टल टाइड गेज से 24/7 जो है वो मॉनिटरिंग करते हैं। ये भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देखो ये लिख लो, इंडिया की सुनामी प्रिपेयर्डनेस किस प्रकार की है, तो हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। ये पूरी चीज लिख लेना, एबीसी, और इसमें पूरे पॉइंट्स लिखना, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ये तीनों पूरे पॉइंट्स लिखो आप। देखो डार्ट बुआइस कभी कभी पूछा जा सकता है कि किसके लिए है ये, तो ये सी लेवल का डेटा जो है वो बताता है, रियल टाइम डेटा जो है वो बताता है। अलर्ट डिसेमिनेशन, अलर्ट सिस्टम है ये, मोबाइल अलर्ट, रेडियो, सैटेलाइट, सायरन बजा देता है, ये सब चीजें, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान में रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकॉइस, INCOIS, ठीक है। लॉन्ग वेवलेंथ 200 किलोमीटर की हम लोग को जो है वो देखने को मिली, सोचो आप, ये हाई स्पीड, लो हाइट, डीप वाटर पे हमें देखने को मिलती है। ओपन सी में वेव की हाइट जो है वो आप कह सकते हो कि, वैसे तो ओपन सी में हाइट जो है वेव की कम होती है, कोस्टल एरिया में आते थे बढ़ जाती है। इसलिए जब आप जहाज पे बैठते हो, जहाज पे जाते हो, तो उतना कुछ फर्क जो है वो पड़ता नहीं है, पता नहीं लगता कि नीचे से जो है वो सुनामी जो है वो निकल गई।
बट हाँ, कोस्टल एरियाज के पास जो जहाज होते हैं वो पलट भी जाते हैं, क्योंकि उस समय वेव्स की हाइट बहुत बड़ी होती है। चलिए, अब इससे इसका नुकसान जो है वो आप जानती हो कितना ज्यादा नुकसान इसका होता है। ह्यूमन लॉस हो जाता है। 2004 में जो इंडियन ओशियन पे सुनामी हुई थी भैया, 2.5 लाख लोग जो है मारे गए थे लगभग। रशिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। जापान में फेरी और ट्रेन सर्विसेज जो है वो रोक दी गई। फिर एनवायरमेंट भी खराब होता है, सॉल्ट वाटर इंट्रूशन होता है, कई बार मलबा वगैरह जो है वो समुद्र में पहुंच जाता है सुनामी के चलते। फिर सर्विसेज जो है वो डिसरप्ट हो जाती है, हवाई में पोर्ट्स जो है वो बंद हो गए। माउई आइलैंड पर फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। कई बार केमिकल लीक्स भी हो जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाता है। सुनामी के बाद लैंडस्लाइड हो सकता है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हम लोग को जो है वो लगातार देखने को मिलता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो हमारा सिस्टम मैंने आपको लिखवा ही दिया कि हमारे यहाँ का अर्थक्वेक जो है वो हर 10 मिनट में जो है वो डिटेक्ट करता है, खबर देता है रियल टाइम बेसिस में। हमारा सिस्टम अर्थक्वेक को 10 मिनट के अंदर डिटेक्ट, 10 मिनट, हर 10 मिनट में डिटेक्ट करता रहेगा। पूरे दुनिया भर में भी ऐसे नेटवर्क्स हैं, यूनेस्को आईओसी नेटवर्क, ये भी लिख लो। रियल टाइम डेटा शेयरिंग है ना, तो ये सब चीजों पर काम जो है वो चलता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट था, बाकी उतना कुछ खास नहीं। चलिए नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक और टॉपिक के बारे में, इंडिया में फॉरेन यूनिवर्सिटी की एंट्री जो हो रही है। अब ये टॉपिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ग्लोबलाइजेशन विजन से जुड़ा है और इंडिया के एजुकेशन इकोसिस्टम में एक रिवोल्यूशनरी स्टेप जो है वो माना जा रहा है। तो 29 जुलाई 2025 को, आपको ऑलरेडी पता है ये टॉपिक हम कल ही कवर कर चुके हैं कि 5 साल कंप्लीट कर दिए हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, है ना। अब इस कंप्लीशन पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 4 फॉरेन यूनिवर्सिटीज को लेटर ऑफ इंटेंट दिए हैं। इन लेटर ऑफ इंटेंट के जरिए उन्हें इंडिया में फुल फ्लेज कैंपसेस खोलने की परमिशन मिल गई है। तो 4 फॉरेन यूनिवर्सिटीज को हमने परमिशन दे दी है कि आ जाओ भैया और हमारे यहाँ मतलब अपना कंप्लीट पूरा फुल फ्लेज कैंपस जो है वो ओपन कर लो। और ये कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं ये लिख लेना भैया। यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी और ला ट्रोब यूनिवर्सिटी। अब लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है, देखो नाम से में आ रहा है, इरादतन पत्र लिखा है इसमें, लेटर ऑफ इंटेंट ही ध्यान में रखना, इरादतन पत्र। नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज के बीच में कोलैबोरेशन का बेस जो है वो रेडी होता है, जिसमें होता है कि भाई कौन सा कोर्स आप पढ़ा सकते हो, कितने टाइम तक पढ़ाओगे, ये सब चीजें। तो इस लेटर ऑफ इंटेंट से जो है वो आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज को जो है अट्रैक्ट करते हो कि आइए भैया। अब देखो आप यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल की बात करें तो 2026 में बॉम्बे में इसका कैंपस खुलेगा। क्यूएस रैंकिंग के अंदर 51 इसकी रैंक है। डेटा साइंस, इकोनॉमिक, फाइनेंस, इमर्सिव आर्ट्स, फिनटेक, ये सब कोर्सेज इसमें बिल्कुल यानी कि फ्यूचर रेडी कोर्सेज जो है वो इसमें पढ़ाए जाएंगे। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स भी होंगी। एआई, मैनेजमेंट, बिजनेसेस, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करवाई जाएगी। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलिया की है वो नोएडा में खुलेगी। अंडर ग्रेजुएट बीए इन बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस मार्केटिंग, पीजी, एमबीए इन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, लॉजिस्टिक, इन सब चीजों में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन सब चीजों में जो है पढ़ाई करवाई जाएगी। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी भी नोएडा में खुलेगी भैया, 2026-27 से खुल जाएगी। और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज बिजनेस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, पोस्ट ग्रेजुएट में एमबीए करवाया जाएगा। आईटी में मास्टर्स करवाया जाएगा। चाइना, मलेशिया, श्रीलंका में इसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस अच्छा रह चुका है। ला ट्रोब यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में खोलेगी भैया। तो बेंगलुरु, नोएडा और बॉम्बे, इन 3 जगह पर 4 फॉरेन यूनिवर्सिटीज लाई जा रही हैं। यूके और ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की 3 यूनिवर्सिटी, यूके की 1। बस ये लिखने वगैरह नहीं है, यूनिवर्सिटी के नाम बस लिख लिया काफी है। लोकेशन जरूर लिख लेना कि कहाँ कहाँ पर ओपन होगी, कभी भी पूछ सकते हैं लोग। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडिया को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाना। अब इससे क्या होता है कि अब लोग जो है बाहर पढ़ने ना जाएं, बाहर के अच्छे कोर्सेज हमारे यहीं पे अवेलेबल हम करवा रहे हैं।
तो ये इसका फायदा है भैया। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन अब इंडिया में एक्सेसिबल होगी, युवाओं को हाई क्वालिटी फॉरेन फैकल्टी और करिकुलम का बेनिफिट मिलेगा। मुंबई, बेंगलुरु, नोएडा जैसी सिटीज को एजुकेशन हब बनाया जा सकता है। रिसर्च कोलैबोरेशन और एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज भी एक्सपेंड होंगे, है ना। तो ये चीज बस थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखिएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट। अरे वाह, क्या बढ़िया टॉपिक है। इनफॉर्मलाइजेशन एंड फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग। फॉर्मल जो मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती है उसमें भी इनफॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज के 1999 से 2019 के डेटा पर बेस्ड एक स्टडी सामने आती है। उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में कॉन्ट्रैक्ट लेबर का शेयर 1999 से 2000 में सन में जो था वो 20% से 2022-23 तक बढ़कर 40% हो गया। मतलब समझिए आप कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो हैं वो छोटी छोटी यूनिट्स को जो है वो हायर कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे रही हैं कि भाई तुम्हें ये बनाना है, तुम्हें वो बनाना है। मतलब फॉर्मल सेक्टर के अंदर इनफॉर्मलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट एम्प्लॉइज को नहीं रख रहा फैक्ट्री वाला। वो क्या कर रहा है, परमानेंट रखेगा तो उसको सोशल सिक्योरिटी बहुत सारी चीजें देनी पड़ेगी ना, तो वो बचत कर रहा है अपनी। बाहर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, टास्क जो है वो बाहर से करवा रहा है। तो ये कॉस्ट कटिंग की वजह से हो रहा है, ना कि फ्लेक्सिबिलिटी या स्किल एनहेंसमेंट के मोटिव से। तो मोटिव गलत है, मोटिव स्किल का नहीं है। मोटिव है कि भैया पैसा बचाना है, हमें परमानेंट एम्प्लॉय नहीं चाहिए, हमें शॉर्ट टर्म और प्रोजेक्ट बेस्ड या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय चाहिए। और ये चीज हर जगह चल रही है भैया, हर सेक्टर में इस प्रकार की चीजें आप देखते रहोगे। जो बड़ी बड़ी कंपनी वाले होते हैं वो इस तरीके से पैसा बचाते हैं अपना, कि जितना काम उतना पैसा, कोई परमानेंट हो नहीं। तो क्या है भैया, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स का उपयोग जो है एफिशिएंसी के लिए नहीं हो रहा, लेबर कॉस्ट और लीगल कंप्लायंस से बचने के लिए कर रहे हैं ये लोग। इससे प्रोडक्टिविटी और जॉब क्वालिटी दोनों सफर हो रही है। लॉन्ग टर्म ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट वीक हो रहा है, क्योंकि कोई किसी इंसान को जब वो ही नहीं होगी, क्या बोलते हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी उसके पास, तो क्या मोटिव रहेगा उसके डेवलपमेंट का। और दूसरी बात, देश में टैक्सेस भी इस प्रकार से बचा लिए जाते हैं। कई बार लीगल कंप्लायंसेस, लेबर लॉस को जो है वो बाईपास किया जाता है। अब 40% से ज्यादा फॉर्मल वर्कफोर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। स्मॉल, मीडियम, लार्ज सभी एंटरप्राइज में ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को रेगुलर वर्कर्स के मुकाबले सैलरी भी कम मिलती, 14% कम, 14-15% कम सैलरी मिलती। देखो लिखा है यहाँ पे क्लियरली। सिर्फ समझना है, इस टॉपिक को लिखने की जरूरत नहीं। बड़ी बड़ी कंपनीज जो चलती है ना, ये गैप बड़ी बड़ी कंपनीज में 31% तक डाउन हो जाता है। मतलब इसका मतलब कह ये रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है, अब वही सेम काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की सैलरी जो होगी वो 70,000 होगी। एम्प्लॉयर्स के लिए एवरेज लेबर कॉस्ट कम हो जाती है, पैसा जो है वो उसको ज्यादा नहीं देना पड़ता कॉन्ट्रैक्ट में। ठेका मतलब, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ठेका दे दिया भाई, कि ये प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करो, उस हिसाब से पैसा लो। तो इससे जो है एम्प्लॉयर जो है बच जाते हैं बहुत सारी चीजों से। अब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट थोड़ा ना मिलता, ना प्रोविडेंट फंड का, ना कोई और। जैसे होता नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया तो उसको पेड लीव भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं। और ये चीज इंडिया में बड़ी खराब है भाई। कॉन्ट्रैक्ट लेबर इंटेंसिव कंपनीज में लेबर प्रोडक्टिविटी 31% कम होती है रेगुलर फर्म्स के मुकाबले। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो है फिर वो क्या होता है, इसमें एक धोखा भी दे देता है वो। फिर कई बार प्रोजेक्ट तो ले लिया, अब आप उसको सही तरीके से पे नहीं कर रहे हो, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो एक दिन वो टाटा बाय बाय कर देगा कि निकलो भाई। और फिर वो उतना लॉयल नहीं रहेगा कंपनी के लिए। ये चीज भी रहती है, आपने देखा होगा। लॉयल वो लोग रहते हैं मतलब मेनली जिन लोग को कंपनी जो है वो प्रॉपर ध्यान देती है। मेरा एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी कंपनी में है वो, कोलैबरा कोलैबरा करके नाम है, गुजरात में है वो, यहाँ पर वडोदरा में, उस पर काम करता है वो। तो मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि उसकी कंपनी फॉरेन ट्रिप्स पे घुमाने ले जाती हैं। इंडिया में तो होता ही है, घूमते फिरते रहता है। अभी ये लोग गए थे, दमन एंड दीव गए थे शायद। बढ़िया एंजॉयमेंट कराती है, पार्टी होती है रेगुलर बेसिस पर है। मतलब एनवायरनमेंट बहुत अच्छा, उसने बोला। सैलरी भी अच्छी मिल रही, पेड लीव्स भी मिल जाती है।
पेड लीव तो कॉमन है वैसे फॉर्मल सेक्टर में, बट इसके अलावा भी बहुत को करिकुलर एक्टिविटीज बढ़िया करवाते हैं उसके कंपनी वाले, तो इसलिए उसका मन नहीं करता फिर छोड़ने का कंपनी। बोलता है यार कंपनी में मजा आ रहा है मुझे, तो भले ही दूसरी कंपनी 20% हाइक में उसको हायर कर ले, बट ये सब फैसिलिटीज दूसरी कंपनी में नहीं मिलेगी ना उसे, तो मजा आता है उसको। स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होता क्योंकि वर्कर्स टेम्पररी होते हैं। ठीक है, लेबर कोड वो नहीं हो रहा, पॉलिसीज का सही तरीके से। अब यार सरकार जो है वो लेबर कोड्स बना रही है, अब वो एप्लीकेबल तो उन्हीं के पास होगा जो फॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल में थोड़ा ये सब चीजें एप्लीकेबल होती हैं। बट यही चिंता है कि रिपोर्ट जो है बता रही है कि भाई फॉर्मल सेक्टर भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चीजें जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, काम निपटा रहे हैं अपना और बच रहे हैं कंप्लाइंसेस से, तो ये तो गलत है ना भाई। बस और कुछ नहीं है इस टॉपिक में ऐसा कुछ समझने वाला। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में आईएमएफ ने अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट किया है। इसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जीडीपी जो फोरकास्टिंग की गई थी पहले 6.2% थी, अब बढ़ाकर 6.4% कर दी है। 26-27 के लिए अगेन 6.4% कर दी है जो पहले 6.3 थी, और कैलेंडर ईयर 2025 के लिए इंडिया की ग्रोथ 6.7% एस्टिमेट की गई है। लिख लो पूरी चीज, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने ये पूरी चीज लिख लेंगे आप, ये पूरा इंपॉर्टेंट है कि इनने बोला है भैया अपना अपडेट जो है वो कर दिए 6.4, याद रखना कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.4 करी है 25-26, 26-27 के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये रिपोर्ट है, और इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के तौर पर नजर आ रही है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक और चीज आपको बता दें, आईएमएफ ने इंडिया की फोरकास्टिंग अपग्रेड क्यों करी? तो पहली चीज तो यार देखो, खाने के प्राइसेस जो हैं, फूड के प्राइसेस जो हैं, उसमें गिरावट हम लोग को देखने को मिली, राइट, फूड प्राइसेस में। हाउस होल्ड इनकम में इंप्रूवमेंट आया है अभी। हाई टैरिफ को टेम्पररी सस्पेंड जो है वो किया गया, टैक्सेस वगैरह जो लगाते हैं ना हाई टैक्सेस, उसको सस्पेंड करा। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट थोड़ा इंप्रूव हुआ है। लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटाइजेशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर से प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ी है। हम लोगों ने काम करना, आत्मनिर्भर भारत में काम करना शुरू किया ना हमने, तो उससे ये चीज हुई है। बाकी आंकड़े याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। पूरे दुनिया भर में 2025 में 3% की ग्रोथ होगी, वाले लिख लेना। हाँ, ये आंकड़े और इन्फ्लेशन ये वाले आंकड़े लिख लेना बस। 6.4 तो आप याद ही रखो। मुद्रा फीसदी भी जो है वो गिरी है, बट पूरे दुनिया भर में टेंशन भी है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब कर सकता है। पूरे दुनिया भर में जो अभी टैक्सेस बढ़ाने की बात जो चल रही है, एक दूसरी कंट्रीज के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात जो चलती है, तो ये भी पूरे दुनिया भर के ट्रेड को जो है वो स्लो कर देता है। बस यही चीज है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। वो अपडेट जो है वो आपको बस ध्यान में रखना था, दैट्स इट। प्रलय मिसाइल ट्रायल्स, प्रलय मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये वाला टॉपिक जो है वो मैं आपका कल जो है वो करवाऊंगा, कल नहीं आज ही कर लेते हैं इस टॉपिक को, रुक जाओ, क्योंकि इस टॉपिक में एक चीज और देखनी थी। अगर कल इससे रिलेटेड एक अपडेट दे दूंगा मैं आपको, या तो ये क्योंकि हो चुका है मुझे एक चीज में इसकी डाउट है, बट कल कल अगर मुझे वो मिल गया तो कल दे दूंगा, वरना फिर जरूरत नहीं है ऐसा कुछ। तो प्रलय मिसाइल ट्रायल्स की हम जो है वो चर्चा कर रहे हैं। ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से इंडिया ने प्रलय क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल के 2 कंसेक्यूटिव फ्लाइट टेस्ट जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट किए। लिख लो भैया, प्रलय क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल है भाई, बेहतरीन, नाम से ही समझ में आ रहा है प्रलय कर देगी ये चल गई तो तबाही मचा देगी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया कि मिसाइल आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्ट की जाएगी, आर्म्ड फोर्सेस को मिलेगी हमारी ये मिसाइल। सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है ये, लिख लेना।
प्रलय जो है बैकग्राउंड में देखो, फर्स्ट वाला पॉइंट, सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल, सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल लिखो। सॉलिड फ्यूल बेस्ड है, नॉन न्यूक्लियर कन्वेंशनल वॉरहेड के लिए डिजाइन की गई है, लिख लेना, नॉन न्यूक्लियर कन्वेंशनल वॉरहेड के लिए डिजाइन की गई है, ब्रैकेट में लिख लेना नॉन न्यूक्लियर। इसको किसने डेवलप किया ये लिख लो भैया, रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद। डीआरडीएल, एएसएल, डीआरडीओ की लेबोरेटरीज हैं ये। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के नाम भी लिख लो, बीडीएल, बीईएल। इसकी रेंज लिख लो आप, 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। 1000 किलोग्राम के वॉरहेड जो है वो अपने साथ कैरी करके ले जा सकती है। क्वाजी ब्लास्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है ये। मैन्यूवरेबिलिटी भी अच्छी है इसकी, कई बार इसको इंटरसेप्ट करना जो है वो डिफिकल्ट हो सकता है इसकी मैन्यूवरेबिलिटी के कारण। ठीक है, क्विक लॉन्च कैपेसिटी है इसकी, तुरंत लॉन्च कर जाएगी। बस ये बस फैक्ट्स बस थोड़े से ध्यान में रखो आप, तो बड़ी बेहतरीन प्रलय मिसाइल हम लोग को हमारी देखने को मिल रही है। अब एक है ऑपरेशन शिव शक्ति, ये भी लिख लो आप, ऑपरेशन शिव शक्ति इंडियन आर्मी के व्हाइट नाइट कॉप्स का ऑपरेशन है, प्लस जम्मू कश्मीर पुलिस ने साथ दिया है ऑपरेशन शिव शक्ति में। ऑपरेशन जो है कहां पर हुआ तो एग्जैक्ट लिखने की जरूरत नहीं, पूछ में हुआ था ये। और ऑपरेशन में 3 वेपन जो है वो रिकवर हुए और कंफर्म किया कि इन्फ्लेटर्स जो है, ये हुआ था ना यार, ये क्या बोलते हैं इन्फिल्ट्रेटर्स, ये जो घुसपैठिए वगैरह जो लोग होते हैं ना, पहले काम पे जो लोग आए थे, तो उसी से जुड़ता हुआ ऑपरेशन, जैसे महादेव था वैसे ये वाला ऑपरेशन भी है शिव शक्ति। सीआरआईवी एंटीजन, ये अभी मत लिखो, इस क्वेश्चन का अभी नोट्स मत बनाओ, इसका कल बताऊंगा। ठीक है इस आज के लिए बस इतना ही रख रहे हैं। ये है मेंस का एक क्वेश्चन, ट्राई करना है इसका आंसर जो है वो देने की। और अब मिलूंगा मैं आपसे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।